हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का स्ट्रैटेजी अड्डा सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ अपने वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं। पिछले एपिसोड में मैंने 1, 3, 5 स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करा था और जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी और आप लोग उस स्ट्रैटेजी का यूज़ भी कर रहे होंगे। तो ये दूसरी जो स्ट्रैटेजी है मेरी, इस पर मैं कम से कम 1000 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। अगर 1000 लाइक्स इस स्ट्रैटेजी पे मुझे मिलते हैं तो मैं अगली स्ट्रैटेजी बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। तो ये स्ट्रैटेजीज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी मैंने डिवाइस नहीं करा है। ये स्ट्रैटेजीज बहुत ही पुरानी स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैंने इसके साथ कुछ इम्प्रोवाइजेशंस करा है और इम्प्रोवाइजेशन के बाद मैं अपने अकॉर्डिंग इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करता हूँ। तो स्ट्रैटेजी का सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम क्लियर कर देता हूँ। स्ट्रैटेजीज का नाम है बुल फ्लैग स्ट्रैटेजीज। तो मे बी आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस स्ट्रैटेजी को ऑलरेडी जानते होंगे। आप लोगों ने इसे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या अगर मार्केट में है तो आप लोगों ने इस स्ट्रैटेजीज का यूज़ भी करा होगा। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है और उस पॉइंट्स के साथ जब हमें वैलिडेशन मिलता है तभी हमें इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्ट्रैटेजीज जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। दूसरा, या तो मार्केट में स्ट्रेंथ हो। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट है तो बेयरिश डाउन ट्रेंड में, लेकिन मार्केट में किसी खास 1-2 दिन में स्ट्रेंथ दिखाई देता है और मार्केट रैलीज देती है। तो जब इवन बेयर मार्केट में अगर मार्केट रैली दे रही है 1-2 दिन से और मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रहा है, तब भी हम बुल फ्लैग स्ट्रैटेजीज का यूज़ कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा ये स्ट्रैटेजीज वर्क करता है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो या मार्केट बुलिश हो। तीसरा, कि जब मार्केट रेंज बाउंड हो तो हमें इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना चाहिए। जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज जो है वो बेहतर काम नहीं करते हैं। स्ट्रैटेजीज ट्रेंडी मार्केट में ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, राइट। तो ये 3-4 बातें हमें ध्यान में रखना है और उसके बाद हमें इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड प्लान करना है। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें जो टाइम फ्रेम रखना है वो टाइम फ्रेम 15 मिनट का होना चाहिए, यानी कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर हम यूज़ करेंगे। 15 मिनट का कैंडल लगाएंगे, नॉर्मल कैंडल स्टिक्स लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें हाइकेनाशी या फिर और किसी दूसरे कैंडल टाइप्स का यूज़ करना। नॉर्मल कैंडल स्टिक का यूज़ करना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब चलते हैं सीधे स्ट्रैटेजीज पे। तो ये आ गए सीधे हम लोग स्ट्रैटेजीज पे। ये मैंने आप लोगों के लिए एक पीपीटी बना रखा है। तो स्ट्रैटेजी का नाम तो मैंने आप लोग के साथ पहले ही ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है, बुल फ्लैग स्ट्रैटेजीज। आपने इस स्ट्रैटेजी को पहले भी कहीं पढ़ा होगा या इस स्ट्रैटेजी पे मे बी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। इसके बाद भी मैं चाहूँगा कि आप इस स्ट्रैटेजीज़ को देखिए, वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि इसमें जो मैंने इम्प्रोवाइजेशन करा है वो इम्प्रोवाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। और अगर इस बेसिस पे ट्रेड मिलता है तो वो ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और ज़्यादा एक्यूरेट होगा। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी पे यहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं, इवन अगर 60% से ऊपर भी आपकी एक्यूरेसी है किसी भी स्ट्रैटेजीज़ के, तो मार्केट में वो स्ट्रैटेजी पैसे बनाने के लिए बहुत है। तो इस स्ट्रैटेजीज़ पे आप लोगों को यहाँ पे मैं अब आगे लिए चलता हूँ। तो बुल फ्लैग स्ट्रैटेजीज़ को मैं यूज़ करता हूँ फिबोनाची पाइवट पॉइंट के साथ। ये आप देख रहे हैं, ये R1 R2, यानी R1 रेफर्स टू रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3। तो मैं फिबोनाची पाइवट पॉइंट्स का यूज़ करता हूँ इस स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करने के लिए। अगर मार्केट सेंट्रल पाइवट पॉइंट के ऊपर खुलता है, जो भी फिबोनाची
पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, फिबोनाची पाइवट पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, उन्हें पता होता है कि सेंट्रल पाइवट पॉइंट क्या है, या उन्हें पता होनी चाहिए कि सेंट्रल पाइवट पॉइंट क्या है। तो अगर मार्केट सेंट्रल पाइवट पॉइंट के ऊपर ओपन होता है और 15 मिनट के कैंडल को हमको देखना है, ये कैंडल जो है, ये पहली कैंडल, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बनी हुई है। तो 15 मिनट का कैंडल हमें लगा लेना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का, और ये कैंडल इस तरह से बनना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसमें कोई भी शेडो ना हो। अगर शेडो बहुत छोटी है तो चलेगा, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, बट शेडो काफ़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल काफ़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि रेसिस्टेंस 1 के अंदर होने चाहिए, या रेसिस्टेंस 1 को अगर ब्रेक करके भी क्लोजिंग देता है तो भी चलेगा। ऐसा ना हो कि ये कैंडल जो है रेसिस्टेंस 2 तक चला जाए पहली ही कैंडल, तो उस कंडीशंस में ये स्ट्रैटेजी का यूज़ हम नहीं करेंगे, या फिर फर्दर करेक्शंस के बाद हम प्लान करेंगे कि यूज़ करना है या नहीं करना है। लेकिन बेस्ट यही होता है कि ये कैंडल अगर यूज़ सेंट्रल पाइवट पॉइंट के ऊपर ओपन होता है और इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल होना चाहिए, रेड कैंडल नहीं, एक ग्रीन कैंडल बनता है जिसकी कोई शेडो नहीं होती है, और क्लोजिंग जो है इसकी रेसिस्टेंस 1 के नीचे भी हो सकती है या रेसिस्टेंस 1 के ऊपर भी हो सकता है। कई बार मार्केट में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, मार्केट में बहुत स्ट्रांग बुलिशनेस होगा, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये रेसिस्टेंस 1 पे ओपन हो, या रेसिस्टेंस ये पाइवट पॉइंट से कुछ दूर ओपन हो और रेसिस्टेंस 1 को ब्रेक करते हुए क्लोजिंग रेसिस्टेंस 2 के आसपास दे, ऐसा हो सकता है। बट इसे भी हम अगर ऐसा भी होता है तो भी हम इसे बुल फ्लैग स्ट्रैटेजी में ही कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाइवट पॉइंट के एकदम क्लोज पे खुला और रेसिस्टेंस 1 के नीचे क्लोज हुआ तो ये हम इसे कंसिडर करेंगे। मार्केट में अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है तो रेसिस्टेंस 1 के नीचे हो सकता है कि ओपन हो आसपास यहाँ कहीं पे, और उसके बाद रेसिस्टेंस 2 के आसपास या ब्रेक करके रेसिस्टेंस 2 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है, राइट। तो कंडीशन ये है कि इस तरह की एक कैंडल बननी चाहिए। उसके बाद हमें वेट करना है थोड़ी सी करेक्शन का, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हम ट्रेड ले लेंगे। करेक्शंस कहाँ तक होनी चाहिए? तो करेक्शंस होनी चाहिए, ये जो कैंडल है इस कैंडल के 40% या 50%, मैक्स टू मैक्स अगर 50% तक करेक्शन हो जाता है। सपोज ये कैंडल अगर 1% की बनी है तो 1% का 50% होगा 0.5, तो 0.5% करेक्शंस हो जाता है, या 0.4% करेक्शंस हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि वहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, यानी कि 1% का कैंडल है तो 0.5% का करेक्शंस या 0.4% का करेक्शंस होने के बाद हम अपने ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। अगर 0.4 या 0.5% के करेक्शन के बाद हैमर बन जाता है तो वेल एंड गुड है, हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेंगे। एंट्री प्लान करने के बाद हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा रेसिस्टेंस 3 के पास, ये देख रहे हैं रेसिस्टेंस 3, ये रेसिस्टेंस 3 के पास हमारा प्रॉफिट बुकिंग टारगेट होगा। जैसे ही रेसिस्टेंस 2 को या रेसिस्टेंस 3 को ब्रेक करके एक बड़ी कैंडल बनती है और उसके ऊपर क्लोजिंग होती है या उसके आसपास क्लोजिंग होती है, वहाँ पे हम अपना एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से फिर से प्राइस करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो हम वेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें जो भी पॉइंट मिल रहा है, चाहे 100 पॉइंट्स मिल रहा हो, चाहे 150 पॉइंट मिल रहा हो, या 150 पॉइंट्स मिल रहा, हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। लेकिन रेसिस्टेंस 3 पे हम कब करेंगे? जब मार्केट में काफ़ी बुलिशनेस है, मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो प्राइस रेसिस्टेंस 3 तक चला जाता है। तो यदि मार्केट में ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है, मार्केट कुछ छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है, उस कंडीशंस में ये रेसिस्टेंस 1, 2, 3 जो है थोड़ा क्लोज होते हैं फिबोनाची पाइवट पॉइंट्स के, तो उस कंडीशंस में हमें रेसिस्टेंस 3 पे ही प्रॉफिट बुक करना है, जब इसे ब्रेक करके जो टॉप बनाता है। लेकिन अगर मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, मार्केट काफ़ी बड़े रेंज में ट्रेड कर रहा है, उस समय में हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, हमारा एग्जिट प्लान यही होना चाहिए कि जैसे ही रेसिस्टेंस 2 को ब्रेक करके जो टॉप बनाए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेसिस्टेंस 2 को ब्रेक करा है, ब्रेक करके टॉप जो बनाया है उस टॉप पे हमें निकल जाना है।
हमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि रेजिस्टेंस 3 पे ही जाके हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। रेजिस्टेंस 2 ब्रेक होने के बाद जो भी टॉप बनेगा वहाँ पे हमें एग्जिट प्लान कर लेना है, एग्जिट ले लेना है या एसएल ट्रेल करना है, बस इतना ही करना। अगर रेसिस्टेंस 1 के आसपास यहाँ खुलता है, रेसिस्टेंस 2 का टॉप बना लेता है, यहाँ पे क्लोज कर लेता है, पहले 15 मिनट की कैंडल फिर करेक्शंस होता है, तो उस केसेस में हम रेसिस्टेंस 3 का वेट कर सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट काफ़ी स्ट्रेंथ में होता है, जैसे कि मैंने अभी पहले थोड़ी देर बताया पहले कि काफ़ी स्ट्रेंथ होता है, तो उस समय भी मार्केट रेसिस्टेंस 3 तक जाता है। लेकिन नॉर्मली जब मार्केट में ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और ना ही मार्केट बहुत ही ज़्यादा वीक है, बट मार्केट ठीक ठाक है, मॉडरेट है, तो मॉडरेट मार्केट में रेसिस्टेंस 2 को ब्रेक करने के बाद जो टॉप बनता है वही हमारी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरे केस में आते हैं तो ये केसेस में पाइवट पॉइंट के साथ जो मैं यूज़ करता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए किसी दिन, और ख़ास करके ये बेयरिश मार्केट जब होता है, इवन बुलिश भी मार्केट हो तो भी ये हमें देखने को मिलता है। और बेयरिश मार्केट में तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि प्राइस सेंट्रल पिवट पॉइंट के आसपास खुलेगा और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी जो रेसिस्टेंस 3 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। इस कंडीशंस में रेसिस्टेंस 3 के ऊपर या रेसिस्टेंस 3 के आसपास जब क्लोजिंग दे देता है पहले 15 मिनट की ये ग्रीन कैंडल, तो हमें बाय साइड नहीं जाना चाहिए, खास करके बेयरिश मार्केट में। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या मार्केट बेयरिश हो, तब जैसे ही अगली कैंडल जो टॉप बनाएगा, वो टॉप बनाने के बाद हमें डाउन साइड का ट्रेंड प्लान करना चाहिए। और डाउन साइड का ट्रेंड प्लान करके हम प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग जो ये सेंट्रल पाइवट पॉइंट है, इस सेंट्रल पाइवट पॉइंट को ब्रेक करके जो भी बॉटम बनेगा वहाँ पे हम अपना एग्जिट प्लान कर लेंगे। या इवन रेसिस्टेंस 1 को ब्रेक करके जो बॉटम बनेगा, अगर वहाँ से हमें किसी तरह की हैमर कैंडल वगैरह दिख जाती है या इन्वर्टेड हैमर दिख जाता है, तो भी हम अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंट्रल पाइवट पॉइंट्स के बॉटम पे एग्जिट मिल जाता है, एग्जिट प्लान हो जाता है इसलिए। लेकिन अगर यही बुल मार्केट हो, यानी मार्केट में स्ट्रेंथ हो या स्टॉक स्पेसिफिक में स्ट्रेंथ हो और इस तरह का कैंडल बनता है, मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो, तो हमें डाउन साइड ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इस कंडीशन में हमें करेक्ट होने देना चाहिए प्राइस को, और प्राइस करेक्ट होकर के अगर रेसिस्टेंस 1 के आसपास आकर के कंसोलिडेट होता है या फिर यहाँ पे आकर के थोड़ा सस्टेन करता है और हैमर कैंडल बनता है, तो उसके बाद फिर हमें अप साइड के लिए ट्रेड प्लान करना चाहिए। और हमारी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो रेसिस्टेंस 3 के टॉप पे होना चाहिए, यानी रेसिस्टेंस 3 को ब्रेक करके जैसे ही जो टॉप बनेगा प्राइस का, वहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाना चाहिए। एसएल कहाँ होना चाहिए, तो एसएल हमारा होना चाहिए अगर सपोज रेसिस्टेंस 1 के आसपास हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखता है, मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट में स्ट्रांग अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट काफ़ी बुलिश है, और यहाँ पे अगर हमारा ट्रेड प्लान होता है करेक्शंस के बाद, तो हमारा ये जो कैंडल होगा, ये कैंडल हमारा, इसका पहली जो 15 मिनट वाली स्ट्रांग कैंडल है, इसका लो हमारे लिए एसएल रहेगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमारा जो सेंट्रल पाइवट पॉइंट है, यानी कि ये हमारा एसएल होगा। इसके नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम अपने एग्जिट प्लान कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इस स्ट्रैटेजीज पर मैं 1000 लाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर मुझे 1000 लाइक मिलता है इस स्ट्रैटेजीज पे, तो मैं आप लोगों के लिए दूसरी स्ट्रैटेजीज लेकर बहुत ही जल्द आऊँगा। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ स्ट्रैटेजी अड्डा सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।